हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शॉर्ट ट्रिक में हम इतने ही शॉर्ट में जाएंगे कि हमारे सारे हाइब्रिडाइजेशन हम सही तरीके से कैलकुलेट करें। लेकिन क्या होता है, हम इतने भी शॉर्ट में नहीं चले जाएंगे कि हम लेने जाए 4 नंबर और दे आए 1 नंबर, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक में बस इतना ही करा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, ये क्लियर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका SP2 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आता है तो 2 संभावना बनती, 2 पॉसिबिलिटी है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या आ सकता है, SP3 भी आ सकता है और DSP3 भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, आ सकता है। तो वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, क्योंकि इसके मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ और वो दोनों एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बेस पर अगर वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करें। क्योंकि मैंने कहीं पे देखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे आपको बोल दिया जाता है DSP2 ही होगा और वीक फील्ड में SP3 होगा, लेकिन वो दोनों एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की शॉर्ट ट्रिक तक नहीं जाना है, आपको ऊपर ही रहना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही रहना है आपको सीमित, ठीक है। तो मैं दोनों एग्जांपल दूंगा, जहां आपको लगेगा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है, निकलेगा SP3, और ऐसा एग्जांपल भी मेरे पास जहां पर आपको लगेगा SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लेकिन निकलेगा DSP2। तो ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लेंगे कि आपको लिगेंड की पहचान करके कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड की पहचान करके आपको हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों को देखते हुए हाइब्रिडाइजेशन को हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D होगा या DSP3, दोनों में से कोई एक आएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 या उसका उल्टा D2SP3 आ सकता है। हाँ, जियोमेट्री फिक्स होती है, तो टेबल में आपके लिए इसलिए लिख दिया कि जब एक बार आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लें तो फिर जियोमेट्री भी फिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी फिक्स होता है कि वो किस टाइप का होगा, इसका स्पिन भी फिक्स होता है, ठीक है। तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी जो जियोमेट्री लीनियर ही होगी हमेशा एज इट इज़, इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एकदम क्लियर है। और उसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन S से स्टार्ट होगा उसमें वो आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखना है, और जहाँ भी आपका हाइब्रिडाइजेशन किससे स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल लिखना है, क्योंकि उसमें अंदर वाले D ऑर्बिटल यूज़ हो जाते हैं, इसलिए D पहले आया है, इसलिए वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, ठीक है। अगर आउटर होगा तो वो हाई स्पिन पे होगा और इनर होगा तो लो स्पिन पे, ये भी एकदम फिक्स बात होती है। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है और कलर होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर में आप हाइब्रिडाइजेशन को पहले फाइंड आउट कीजिए, और फाइंड आउट करने के बाद में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी अनपेयर हो कहीं भी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो फिर पैरामैग्नेटिक में मतलब अनुचुंबकी में चला जाएगा और वो कलरफुल मतलब रंगीन होगा। लेकिन अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे, हर आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर ही प्रेजेंट दिख रहा है आपको, तो फिर वो डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकी जाएगा और वो रंगहीन होगा। तो मैंने किसी भी संकरण के थ्रू इसको नहीं बताया आपको कि इस संकरण में ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय ही आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिखा देता हूँ और फिर 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ, और जिसमें कुछ अलग होता है वो भी बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि Cu, और यहाँ लिख दिया मैंने NH3 कितने टाइम, 4 टाइम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाइपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कैसे, इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, वो और वो मोनोडेंटेड होता है, और जो लिगेंड है वो 4 टाइम है, तो 1 × 4 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसी तरह एक और देता हूँ कि Cr है, मतलब Cr है मतलब शेयर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रोमियम है और H2O कितनी बार है, 6 बार है। इसको अंदर कर देते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं ट्राई पॉजिटिव। ये लिखने से आपको नहीं देखना, ये 6 है। इसमें डोनर एटम जो ऑक्सीजन है, डोनर एटम इसमें कितने 1 है, तो 1 × 6 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, मतलब इसमें SP3 या DSP2 दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो इसमें SP3D2 या D2SP3 दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ यहाँ पर एक और उदाहरण लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखता हूँ Cr, ठीक है। यहाँ फिर मैं लिख देता हूँ कोबाल्ट, और यहाँ लिख देता हूँ C2O4, और यहाँ लिख देता हूँ ट्राई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राई नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें डोनर एटम जो 2 कार्बन होती है ना, अब वो तो आपको याद करना पड़ेगा कि कोई बाइडेंटल लिगेंड है, कौन मोनोडेंटल है, वो तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें डोनर एटम जो है वो 2 है। अब यहाँ से पता नहीं चलता है, वो तो क्या होता है आप याद करेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, COO और COO, और ये नेगेटिव चार्ज में होता है। और इसका डोनर एटम ये भी होता है और ये भी होता है। तो इसमें डोनर एटम 2 है, इसलिए बाइडेंटेड के कारण 2 है, और लिगेंड जो है वो इसकी जो नंबर है वो 3 है, तो 2 3 जा 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट हुआ है वो 6 हुआ है। तो इसमें sp3d2 या d2sp3 दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ CO, या कुछ और ले लेते हैं, निकिल ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। निकिल ले लो, यहाँ निकिल ले लिया, En लिख दिया 2 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डाई नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये है इथिलीन डाइएमीन है। तो इथिलीन डाइएमीन जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब उसमें डोनर एटम 2 होते हैं। ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 लिख दिया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने फाइंड आउट करा 4। तो इसमें sp3 या dsp2 दोनों में से एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होकर आएगा। और इसी तरह एक और उदाहरण लिख देता हूँ CO, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो लिख दिया मैंने EDTA, है ना। इसके अंदर छोटा कोष्टक बनाना चाहिए मुझे, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक से इसको फाइंड आउट, और यहाँ पे ट्राई नेगेटिव या ट्राई पॉजिटिव जो लिखना वो लिख दूँ मैं तो, ठीक है। तो मुझे तो याद रखना है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसमें जो होते हैं 6 डोनर एटम होते हैं, क्योंकि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। अब ये तो बेचारा 1 टाइम ही है, तो 6 × 1 6 आया। तो इसमें हो जाएगा sp3d2 या d2sp3 दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन इसमें फाइंड आउट होकर आएगा। तो मैंने इन एग्जाम्पलों के थ्रू बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको लिगेंड का नंबर और उसमें डोनर की संख्या, जितने उसमें डोनर हो उससे मल्टीप्लाई आपको करना चाहिए। जिसमें इसमें लिगेंड का नंबर 1 है और इसमें डोनर एटम 1 है, तो इस 4 का आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें जैसे इसका लिगेंड का नंबर 6 है और डोनर एटम 1 है, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करा। इसमें लिगेंड का नंबर 3 है पर डोनर एटम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा है। इसमें जो लिगेंड है वो तो एक ही टाइप है, लेकिन इसमें डोनर एटम जो है 6 है, तो 1 × 6 कितना आया, 6 आया। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करके आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी आगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी जियोमेट्री क्या होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उसमें स्पिन कैसा होगा। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही पता लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होकर आ सकता है। तो ठीक है बच्चा बैठे, अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने 2 उदाहरण दिए, तो इन दोनों उदाहरणों के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ सकता है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है टेट्रासाइनोनिकेलेट आयन। तो टेट्रासाइनोनिकेलेट आयन में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि साइनाइड जो है कितने टाइम है, 4 टाइम लिगेंड है। और ये 4 टाइम जो लिगेंड है वो ये क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है, मतलब इसमें एक धातु परमाणु होता है, तो 1 हो गया और इसका नंबर आ गया 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही 4 आया हम समझ गए कि इसमें sp3 होगा या dsp2 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले निकिल का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आर्गन लिख दिया हमने, और आर्गन को लिख दिया हमने 18 नंबर, और उसके बाद आता है 4s में 2, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम भर देते हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। 18 तो आर्गन लिखा हमने, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमको भरने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट 90 से भरा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे काउंट करेंगे कि साइनाइड जो होता है वो कितना होता है साइनाइड, तो साइनाइड को हम डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं कि ये जितने में माइनस में आएगा ये उतने में प्लस में आएगा। तो ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो ये मतलब प्लस का 2 है। अब इसको मैं निकाल के भी बता देता हूँ। निकिल होता है x और प्लस साइनाइड होता है माइनस का 1, और कितनी बार है, 4 बार है, तो माइनस का 1 × 4 हो गया। इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ का चार्ज है तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा +4 माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा +2। पर आप डायरेक्ट जल्दी निकालने के लिए आप इसी के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको मत देखिए
कि बार बार इस तरह से निकालना ना पड़े आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे +2 कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, +2 में, तो हम यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सा लिगेंड है, तो इसमें कार्बन डोनर एटम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये अनपेयर को किस में कन्वर्ट करेगा, पेयर में। तो इसने अनपेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब लिगेंड हमारे पास कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो हमें 4 वेकेंट आर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट वेकेंट आर्बिटल हुआ, ये हमारा सेकेंड हुआ, ये हमारा थर्ड हुआ, और ये हमारा कितना हुआ, 4 नंबर का वेकेंट आर्बिटल हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइनाइड जो होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, और एक साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये देखो हमने जोड़ भी दिया साइनाइड को। और ये साइनाइड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपन। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपने देखा कि इसमें जो होता है एक डी का यूज़ हुआ है, एक एस का यूज़ हुआ और 2 पी के यूज़ हुए। मतलब कौन सा इसमें कोऑर्डिनेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन काउंट हो रहा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट हो रहा है DsP2। और आप देखिए अब आप DsP2 आ गया, तो ये रहा DsP2, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये इनर आर्बिटल है, क्योंकि अंदर वाला डी देखो आप, अंदर वाला डी क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है, भाग लिया है। और उसके बाद में ये अगर इनर आर्बिटल है तो लो स्पिन पे होगा। अब देखते हैं अनपेयर है कि पेयर है, तो आप देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में, मतलब ये डाईमैग्नेटिक होगा और कलर लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया। अब हम सेकंड उदाहरण देखेंगे, फिर समझेंगे दोनों का कंपैरिजन। तो अब मैं सेकंड उदाहरण ले लेता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम इसको लिखा रहने देते हैं, इस पर गोला बना देते हैं। और अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण होगा हमारा टेट्रा कार्बोनिल निकिल, है ना। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम लिख देते हैं हम। तो हम इसको वापस से सही कर लेते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, और 3d में कितने भर देते हैं, 8। तो यहाँ 3d में 8 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एज इट इज़ लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कार्बोनिल जो होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे। तो कार्बोनिल तो भैया 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो ये उदासीन लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी, 0 है। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बोनिल जो होता है उसका नंबर कितना, 4, और इसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन है। तो इसमें भी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट होके आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या DsP2 होगा। अब मैं आपको इसको लिख के भी बता देता हूँ कि इसमें जो लिगेंड है वो 4 है, और ये मोनोडेंटेंट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, इसलिए इसमें sp3 या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं कि इसमें जो कार्बोनिल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसमें डोनर एटम कार्बन है, और ये कार्बन होने की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ है, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, और इस तरह यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद में क्या होगा, हमें कितने वेकेंट डी आर्बिटल चाहिए, वेकेंट आर्बिटल चाहिए, डी वी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वेकेंट आर्बिटल हमें 4 चाहिए, तो हम ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हटा देते हैं हम। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, कार्बोनिल जो होगा, एक कार्बोनिल यहाँ जुड़ेगा, एक कार्बोनिल यहाँ जुड़ेगा, एक कार्बोनिल यहाँ जुड़ेगा, और एक कार्बोनिल यहाँ पर जुड़ेगा। अब ये जो कार्बोनिल यहाँ जुड़े हैं तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर भी देगा। अब इतनी आगे तक आपको जाना नहीं है, वेकेंट आर्बिटल जब आप ऑक्यूपाइड कर लेते हो वहीं से संकरण आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इनके लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एस का यूज़ हुआ है, पी के कितने यूज़ हुए, 3। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो कौन सा आया है, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे आपको यही समझाना था कि ये उदाहरण मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्या होता है, मैंने कुछ जगह देखा है कि बोला जाता है कि जो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो sp3 या DsP2 होता है, और उसमें बोला गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 ही होगा। अब आप यहाँ देखिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन क्या हुआ, एक का हाइब्रिडाइजेशन आया DsP2 और एक का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। तो अब बताइए ये बात कहाँ तक सही है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लेकिन आप उसे पूरा कैलकुलेट करके देखिए कि क्या होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कि DsP2 होगा, लेकिन आता है sp3 भी है। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर से कि जब हमको पूरा ही निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर से फिर क्यों हम इतना आगे जाकर निकालते, तो उसका भी एक रीज़न दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अगर कैलकुलेट हो तो आप क्या करोगे, अगर इस बेस पे चलोगे
तो भी आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इस तरह से भी निकाल के देखना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना चाहिए। तो मैं वो उदाहरण आपके सामने क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही उदाहरण हमने क्यों लिया है, कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर ही क्यों निकालते। तो इसका उदाहरण मैं आपको देखता हूँ। जैसे क्रोमियम लिया आपने, क्रोमियम, और यहाँ पे लिया NH3, और ये कितनी टाइम से 6 टाइम है, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl3, मतलब क्लोरीन कितनी बार, 3 बार। पर क्लोरीन तो आयनिक क्षेत्र में चला गया, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं क्रोमियम, और NH3 कितने टाइम है, 6 टाइम है। तो इसको तो हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको भी सही कर देते हैं पहले, क्योंकि हमें तो अब अगला चाहिए होगा। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, क्रोमियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमारा क्या है, वे सेंट्रल एटम है। सबसे पहले तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जो आ रहा है वो थोड़ा 6, और इसमें अमोनिया जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो होता है डोनर एटम होता है, तो मोनोडेंटेड है, मतलब एक दंतुर है, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। अब इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6 आया, तो हम समझ गए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये तो समझ गए कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो अब हम हमारे क्या करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेप का यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्रोमियम जो होता है उसका नंबर 24 होता है, उसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो हम यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1, और 3d में भर देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया आपको। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करें। तो इसकी तो 0 होती है, लेकिन क्लोरीन की होती है -1। तो क्लोरीन की अगर -1 है तो क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। तो ये माइनस के 3 हो गए, मतलब मेटल होगा प्लस का 3। तो यहाँ पर क्रोमियम को हम मान लेते हैं X, ठीक है। इसकी होती है 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0। पर क्लोरीन होता है -1, और कितनी बार है, 3 बार है, तो मैंने लिख दिया -1 × 3। यहाँ प्लस लगाना भूल गए, इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 है। तो यहाँ पे हो गया x, ये तो 0 हट ही जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3। तो x बराबर जो हो जाएगा वो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब ये मैंने आपको ऐसा कैलकुलेट करके भी बता दिया, पर मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्लोरीन होता है -1, 3 बार है तो -3, तो मेटल होगा +3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो ये +3 स्टेज में है। अगर ये +3 स्टेज में, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन में क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। इतना आप समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब अगर अमोनिया में नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेयर में। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को पटक देंगे यहाँ पर। तो जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पटकेंगे, ठीक है, अभी मैं सही वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पटक देंगे तो आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल कितने दिए, 6। तो यहाँ से चल लूँगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ख़त्म होंगे। तो डी के कितने यूज़ कर लिया आपने, 3, और एस का 1 यूज़ करा, और पी के कितने यूज़ करे, 2। तो आप हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे D3sp2, जो कि आ ही नहीं सकता कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पर आप रॉन्ग हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह की हरकत नहीं करनी है, ठीक है। आपको करना क्या है कि जब आपको पता है इस तरह की कंडीशन, आपको क्या हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में क्या हो गई, पता चल गई। तो आपने देख लिया कि +3 है, तो आप फिर उसको क्या करा, +3 लग दिया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल यहीं से मिल रहा है, ये D2 हो जाएगा, ये S हो गया, 3 हो गए, और P के 3 हो गए, तो हो गए ना 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। तो जब आपको ये 6 ऑर्बिटल ऑक्यूपेट करने के बाद ही आपको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो गया। तो अब आप अनपेयर को पेयर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप समझे, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट होने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आप अनपेयर को पेयर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका काम बिना पेयर किए भी चल रहा है तो फिर आप वही करेंगे, उनको पेयर में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। अभी अगर यहाँ क्लोरीन नहीं होता और यहाँ पे +3 भी होता, तब भी इसी तरह कैलकुलेट होता है हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे आयनिक क्षेत्र से यहाँ से जुड़ जाएगी इन इलेक्ट्रॉनों से। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करा,
कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखा, लेकिन आप अगर अनपेयर को पेयर में ले जाएंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत कैलकुलेट हुआ। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ने आपको क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ने आपको बताया कि इन दोनों में से एक हाइब्रिडाइजेशन करवाओ। तो जब आपका काम बनता तो फिर पेयर कराने में क्यों अपना टाइम बिगाड़े जनता। तो इसलिए समझ गए आप। तो यही मुझे आपको बताना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का भी अपना इम्पोर्टेंट है और आपके स्टेप बाय स्टेप का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो पता लग जाता है आपको कि इन दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। चलिए अब एक और उदाहरण अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 उदाहरण और देख लेते हैं और फिर हमारे वीडियो को एंड करते हैं। और इसके बाद भी अगर हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, किसी एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो वाले एग्जाम्पल को मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब ये 2 उदाहरण हम समझ के लेने की कोशिश करते हैं। यह है इथिलीन डाइएमीन कोबाल्टेट। ठीक है, तो इथिलीन डाइएमीन को अपन कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले इथिलीन डाइएमीन कितनी बार है, 3 बार है। और इथिलीन डाइएमीन जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब ये द्विदंतुर होता है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू आएगा 6। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट होकर आएगा वो या तो S6 नंबर पे क्या आता है, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, तो हम इस तरह से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कोबाल्ट है उसका नंबर कितना होता है, तो कोबाल्ट का नंबर होता है 27। 27 होता है तो आर्गन आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 19 से भरना शुरू करेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इस तरह हमने 27 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम इसका क्या निकालेंगे, तो हम इसका निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कोबाल्ट का, क्योंकि ये एथिलीन डाइएमीन है, क्या है ये, एथिलीन डाई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 आया। अब इसमें sp3d2 होगा या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अब हम निकालते हैं कि ये कितने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा, ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और यहाँ पे हमने चार्ज गलत लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि कोबाल्ट का निकालना है तो x हो गया। मैं तो इसे डायरेक्ट भी निकाल दूंगा कि En जो होता है उसका जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 होता है, और ये +3 चार्ज आ रहा है तो ये +3 होगा। अब अपन इसको निकाल भी लेते हैं कि x मान लिया और फिर इसमें लिख दिया प्लस और फिर लिख दिया 0 और बराबर में लिख दिया +3। तो बताओ x बराबर कितना आया, +3 आया ना बाल गोपालो, फिर भी तुम कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो x बराबर +3 आया तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो यहाँ से 2 कम कर देंगे और यहाँ से कितने का कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है कि एथिलीन डाइएमीन है ना। तो इसमें एमीन होता है, एमीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, तो उसमें डोनर एटम एमीन है। तो एमीन क्या करेगी, नाइट्रोजन डोनर एटम होने के कारण अनपेयर इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेयर में। और हमें कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, चूँकि ये कैसा है, बाइडेंटेड है, इसलिए एक इथिलीन डाइएमीन 2 वैकेंट डी ऑर्बिटलों को क्या करेगी, ऑक्यूपाइड करेगी। तो ये En आया, ये डोनर एटम यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। इसी तरह दूसरा En एक डोनर एटम यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। तीसरा En जो डोनर एटम यहाँ पे भी देगा और यहाँ पर भी देगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए और 2 यहाँ पे दिए। इस तरह से कितना हो गया, D के 2, S का 1 और P के कितने आए, 3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण आप देखिए कि जिंक है, तो जिंक होता है, आर्गन होता है, कितने, आर्गन होता है 18 इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें होते हैं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और 3d में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हम उसी अनुसार भर लेते हैं। d में कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और 4 में। अब क्या, जिंक कितना है, डाई पॉजिटिव है। डाई पॉजिटिव की कंडीशन में क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे के रखेगा। तो यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए और इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको दिख रहा है 4 है और ये मोनोडेंटेड है, मतलब 4 ही आएगा। तो 4 में या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। ठीक है, तब यहाँ के तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको आपको एक बार फिर से समझाता हूँ डबल से कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। तो इसमें sp3 होगा या dsp2 होगा। ये डाई पॉजिटिव, तो जिंक में सारा भरा होता है, 4s भी भरा होता है, 3d भी पूरा भरा होता है। यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। अब यहाँ पर कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सब पेयर में है ना। तो एक अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा, एक अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा
और एक अमोनिया यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह ही अपने इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, यहाँ पे डोनेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, ये पेयर देगा, ये पेयर देगा और ये पेयर देगा। तो अब आप देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, एक केस का यूज़ हुआ है और पी के 3 यूज हुए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैलकुलेट हो रहा है। तो बताइए कि ये थ्योरी गलत है कि नहीं है, कि अगर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो dsp2 हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो sp3 हो। तो इस थ्योरी पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके ही देखना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया है। बस आप कोऑर्डिनेशन नंबर से फाइंड आउट कर लो कि इन दोनों में से कौन सा आ सकता है और फिर उसे कैलकुलेट करके निकालिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते अगले वीडियो में CFT के साथ, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।